मैं विनोद कुमार आप सबके समक्ष समाजशास्त्र विषय में 12वीं कक्षा की पहली पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज के साथ उपस्थित हूँ और मैं अपने इस सत्र में आप सबों का स्वागत करता हूँ। अ, आरंभ करने से पहले एक छोटा-सा निर्देश ये है कि अगर आप बिल्कुल ही एक जिज्ञासु और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और ऐसा मैं मानकर मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप एक अपने पास कॉपी यानी नोटबुक और एक कलम ज़रूर रखें। अगर आपको इस दौरान सत्र के दौरान अगर आपको कोई महत्वपूर्ण बातें आपको लग रहा है कि आप उसे नोट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी आप उसे नोट करें और अंत में अगर आपको प्रश्न करना हो तो क्योंकि ये एक वर्चुअल है, वर्चुअल क्लास का स्वरूप है, तो आप मुझे अ, इस स्लाइड के अंत में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है और ईमेल आईडी भी है। आप इन दोनों माध्यमों से आप मुझसे संपर्क करके अपने जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी एक नासमझी अगर बनती है आपके दौरान तो आप मुझसे संपर्क साध कर अपने डाउट्स, अपनी नासमझी आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और अगर आपके कोई सुझाव भी हैं, तो वो भी आमंत्रित हैं कि आप आरंभ करते हैं। पहली पाठ्य पुस्तक 12वीं कक्षा में भारतीय समाज शीर्षक से है। इसी वर्ष यानी 12वीं कक्षा में ही जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही पाठ्य पुस्तकों में से पहले आपको भारतीय समाज की का अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। इसके बाद आप दूसरी पाठ्य पुस्तक तक पहुँच पाएँगे। और यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो 12वीं कक्षा में जो आप पहली पाठ्य पुस्तक यानी भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे, ये कहीं न कहीं जो आपने पूर्व वर्ष में यानी कि 11वीं कक्षा में जो 2 पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया था, समाजशास्त्र के समा समाजशास्त्र परिचय और दूसरा है समाज का बोध, तो वो कहीं न कहीं उसी का एक विस्तार है। और कहीं तो ये एक बीच में भी पड़ता है और मध्य में होने के कारण जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है 12वीं कक्षा में, उसके मध्य एक संबंध भी जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सेतु का भी काम करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 11वीं कक्षा में 2 पाठ्यपुस्तकों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया होगा क्योंकि उसके उसका अध्ययन कहीं न कहीं आपको आज आज और आने वाले दिनों में जो हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं, उसकी समझ में आपको मदद करेगी। और ये भी ज़रूरी है कि आप अभी जो कुछ दिनों तक जो अध्ययन अध्यापन का क्रम चलेगा भारतीय समाज शीर्षक से, तो उसे भी आप बड़ी ही गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जो आपको मूल्यांकन संबंधी प्रश्न दिए जाएँगे, आप उसे हल भी करेंगे क्योंकि ये आपको दूसरी पाठ्य पुस्तक यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास को भी समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र में जो बात हम करने जा रहे हैं आपके साथ, जो चर्चा का बिंदु है, उसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य भी निर्धारित है। आपके अंदर जो योग्यताएँ हासिल होंगी वो उसमें से पहला जो है वो लक्ष्य कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे एनसीएफ ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, एनसीईआरटी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो ये जो लक्ष्य हैं, दोनों ही अ, एक डॉक्यूमेंट का एक संस्थान के तो और अ, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में और जो-जो बिंदु है कि किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इसे आप सुनेंगे और इसे ज़रूर निश्चित रूप से आप इसे नोट डाउन करेंगे क्योंकि इस पाठ्यपुस्तक के अंत तक हम इन लक्ष्यों को ढूँढने का प्रयास करेंगे, इनको हल करने का प्रयास करते हैं, इनको अचीव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? दूसरे उद्देश्य जो है पाठ्यपुस्तक की संपूर्णता की समझ विकसित करेंगे हम। क्योंकि अध्याय जो है हमारा 7 पाठ्यपुस्तक 7 अध्याय में विभाजित है। सातों अध्याय को पूरी तरह से समझना है इसे और ये जो एक संपूर्णता के अंतर्गत समझ है, ये आपको मदद करेगा कि हाँ, हमने जो एक पाठ्यपुस्तक ले रखी है और इसे हम पूरी तरीके से होल रूप में इसे समझने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण समझने का प्रयास करेंगे और कहीं न कहीं
किस रूप में करेंगे, ये भी आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा उद्देश्य जो है वो ये जानना कि जितने भी अध्याय हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है। पहला अध्याय क्या तीसरे या चौथे अध्याय से जुड़ा है, या फिर चौथा अध्याय क्या पहले या दूसरे या छठे अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अध्यायों के मध्य जो संगतता है, इसको जानेंगे। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य है जो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, इन्होंने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए, जिसमें से पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी एनसीएफ डॉक्यूमेंट ये कहता है कि शिक्षार्थी बहुत सारा ज्ञान अपने परिवेश में यानी विद्यालय से बाहर अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने वातावरण में जहाँ वो सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है, वहां सीखता है। और वो बहुत सारा ज्ञान सीख कर विद्यालय आता है। विद्यालय की समझ ये नहीं होनी चाहिए शिक्षार्थी के प्रति कि वो कुछ नहीं जानता है, बल्कि शिक्षार्थी के प्रति विद्यालय की समझ होनी चाहिए कि शिक्षार्थी बहुत कुछ ज्ञान लेकर आया है। और हमारा ये दायित्व बनता है कि शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को हम ज्यादा से ज्यादा संवर्धित कर सके। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शिक्षार्थी के प्रति ये समझ बनेगी कि शिक्षार्थी भी बहुत सारे ज्ञान लेकर आए हैं, या फिर उनके पास बहुत सारा ज्ञान पहले से ही है। और ये जरूरी है कि एक मैक्सिम्स यानी शिक्षण सूत्र कहते हैं उसे, जिसे यूज करना चाहिए कि शिक्षक को किसी भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाए। तो ये बात एनसीएफ ने कही है और काफी महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों को इन चीजों पर, सभी विद्यालयों को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो मार्गदर्शक सिद्धांत है कि पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए, ये सही है। शिक्षार्थी से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल भी रटने की प्रवृत्ति को कम करे या समाप्त करे। वो चिंतन करे, वो मनन करे, वो सोचे, विचारे, वो तर्क करे, वो प्रश्न करे, तभी वो अपनी बौद्धिक क्षमता को बेहतर बना सकता है। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है कि शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए। ये भी जरूरी है कि जितने भी तरह के हैं, मेंटल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, मोरल है, सोशल है, इन तमाम तरह के जितने भी तरह के होते हैं डेवलपमेंट, उन डेवलपमेंट पर काम किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और विद्यालय का भी दायित्व बनता है कि वो इस दिशा में यानी शिक्षार्थियों की सभी बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे मार्गदर्शक सिद्धांत की, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाया जाए और उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी परीक्षा ऐसा नहीं हो कि वो कक्षागत की गतिविधियों से जुड़ा हुआ ना हो और परीक्षा शिक्षार्थी के लिए एक भयभीत का कारण बन जाए। बल्कि शिक्षक अगर कक्षा कक्ष के अंदर किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी पाठ्य वस्तु को अध्ययन कराए हो, तो जरूरी है कि जब परीक्षा में प्रश्न भी आए तो उसी पाठ्य पुस्तक से आए जिसकी चर्चा शिक्षक ने कक्षा कक्ष के अंदर या विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत की हो। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी पहल से शिक्षार्थियों के अंदर परीक्षा के प्रति जो भय है, उसे हम मुक्त कर सकते हैं। पांचवा अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत जो एनसीएफ ने बताया है वो है ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ये जरूरी भी है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा अपनाई गई समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के लक्ष्य। अगर इन लक्ष्यों की बात करें तो ये भी 5, जैसा कि एनसीएफ ने अपने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए हैं वैसे ही है। पहला लक्ष्य है कक्षा की पढ़ाई को अपने परिवेश से जोड़ना, यानी कक्षा के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं वो शिक्षार्थियों के परिवेश से जोड़कर पढ़ाए जाए, जो कहीं ना कहीं एनसीएफ के पहले जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ हम पाते हैं। दूसरा लक्ष्य जो एनसीईआरटी ने समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे हैं वह है समाजशास्त्र के बुनियादी अवधारणाओं से परिचित करना, जिससे शिक्षार्थी जीवन की देखरेख
या फिर एक बृहद समझ विकसित कर सके कि हाँ, एक समाज का अपना जीवन कैसा होता है, उसे समझ पाए और किस रूप में समझ पाए, तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझ पाए। तीसरा लक्ष्य जो है, सामाजिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं से परिचित कराना। चौथा है, भारत और विश्व की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान जगाना। सिर्फ भारत ही नहीं है, विश्व में भी बहुत तरह की विविधताएँ हैं। इन विभिन्न प्रकार की विविधताओं के प्रति जब तक प्रत्येक लोगों में, लोगों से तात्पर्य यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी से है, क्योंकि वो लोग का ही एक पूर्व अवस्था कह सकते हैं और ये ज़रूरी है कि जब तक तमाम विश्व में जो जितनी भी विविधता है उनके प्रति अगर सम्मान की भावना नहीं जगेगी, तब तक समाज हमारा समुन्नत नहीं हो सकता है और ना ही शांति जैसी कोई व्यवस्था स्थापित हो सकती है। अगर हम अंतिम लक्ष्य की बात करें, तो देखें समकालीन भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के प्रति विश्लेषणात्मक परख विकसित करना। शिक्षार्थी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जब भी कोई समाज में कोई इश्यू हो, कोई समस्या बनती है, तो कहीं न कहीं लोग बायस हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो शिक्षार्थी के रूप में है, उसके अंदर एक विश्लेषणात्मक समझ बने कि अगर समाज में कोई समस्या उत्पन्न हो, तो उसके बारे में एक स्वविवेक का निर्णय लेने की क्षमता हो। सही क्या है, गलत क्या है, उस पे एक अपनी निर्णय बना सके। ये नहीं कि शिक्षार्थी या व्यक्ति किसी ऐसे लोगों की बातों में आ जाए जो उसे गुमराह कर दे। तो ये स्थिति ना आए बल्कि शिक्षार्थी स्वयं निर्णय कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है। एक विश्लेषणात्मक समझ बनाए और जो सही हो, सही की दिशा में आगे बढ़े और जो गलत हो उसका समर्थन ना करे। इस पाठ्यपुस्तक जिसका शीर्षक भारतीय समाज है क्योंकि अब मैं बार-बार इस शीर्षक का नाम नहीं लूँगा, मैं ये इस पाठ्यपुस्तक बोलने का मतलब है कि ये भारतीय समाज के बारे में ही बात हो रही है। ये इसकी कोर्स आउटलाइन जो है वो पूरे 7 अध्यायों में बँटे हुए हैं जिसका शीर्षक के साथ मैं एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद थोड़ा इसके अंदर किन-किन विषयों का अध्ययन करेंगे ये अगली स्लाइड में है। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है भारतीय समाज एक परिचय, दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक संस्थाएँ, निरंतरता एवं परिवर्तन, चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, पाँचवाँ अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, अध्याय 6 जिसका शीर्षक है सामाजिक विविधता की चुनौतियाँ, अध्याय 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव और सबसे अंत में शब्दावली दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि प्रत्येक अध्याय में किन-किन विषयों को विशेष तौर पर जोर दिया गया है ताकि हम आप शिक्षार्थी जितने भी हैं उन विषयों की तरफ आकर्षित हो सकें और उनका अध्ययन कर सकें। जो मुद्दे हैं उन पे हम अपनी समझ विकसित कर पाएँ। तो देखें अध्याय 1 में क्या है? भारतीय समाज एक परिचय जिसके अंतर्गत किस प्रकार के समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग है? ये बताया गया क्योंकि बराबर ये देखा जाता है कि आप तो समाज से ही हैं ना, तो समाज को तो आप जानते हैं। अब ब अलग से समाजशास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप समाज को समझ सकें और ये भी कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग है, ये आप अच्छी प्रकार समझ पाएँ। देखिए तीसरा कि पाठ्य-पुस्तक का सामान्य परिचय, हालाँकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एक पाठ्य-पुस्तक के एक अध्याय की ज़रूर बात कर रहे हैं और उसी का क्रम भी चल रहा है, सामान्य परिचय की ही बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो तीसरे जो बिंदु हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रकरण हैं, जो समस्याएँ हैं, उनको किस प्रकार से निदान किया जाए, उनके तरीकों के अध्ययन भी इसमें समाहित है। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करें। अध्याय 2 जिसका शीर्षक भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना है, इसके अंतर्गत वह कौन-कौन से तरीके हैं, जिनके द्वारा समाजशास्त्री एवं जनसांख्यिकीविद जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, वो जानें। दूसरा, जनसंख्या के कौन-कौन से पक्ष सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं, भारतीय परिदृश्य में इन मोर्चों पर क्या हो रहा है, वो जानेंगे। तीसरा, क्या हमारी जनसंख्या एक बाधा है?
या फिर इसे विकास में किसी तरह की मदद के रूप में देखा जा सकता है, ये हम जानेंगे। तीसरा अध्याय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता, निरंतर एवं परिवर्तन। इस अध्याय में भारतीय समाज के आधारभूत संस्था के रूप में जाति, जनजाति एवं परिवार का अध्ययन करें। शताब्दियों से जाति किस प्रकार अपरिवर्तनशील रही, आज वास्तव में जाति का अर्थ क्या है? ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है। इतने वर्ष बीत गए, सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन जाति उसी रूप में आज भी हम पाते हैं। इसके कारण क्या है ये हम जानेंगे। आज किस रूप में है वो भी जानेंगे। दूसरा, कौन से संदर्भ के तहत जनजाति की संकल्पना भारत में आई वो जानेंगे। जनजाति समुदाय वर्तमान में स्वयं को किस रूप में परिभाषित करती है वो जानेंगे। भारत में परिवार के विविध स्वरूपों में क्या परिवर्तन देखते हैं, इन्हें भी हम जानेंगे। अध्याय 4 के अंतर्गत, जिसका शीर्षक बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इस अध्याय में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बाजार के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन में उपनिवेशवाद और विकासशील नीतियों की भूमिका क्या है वो जानेंगे। इस अध्याय में भारत में विभिन्न प्रकारों के बाजारों के उदय किस प्रकार हुआ और इसने किन अन्य नई प्रक्रियाओं को जन्म दिया वो भी जानेंगे। अब अध्याय 5 में आते हैं, जिसका शीर्षक सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप हैं। इस अध्याय में विषमता और बहिष्कार को जाति, जनजाति, लिंग, अन्यथा सक्षम लोगों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत हम कुख्यात जाति व्यवस्था को समाप्त करने और इसमें सुधार करने के प्रयासों की चर्चा की है। कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इस पुस्तक में जाति व्यवस्था को कुख्यात शब्द से लिखा गया है। मुझे भी लग रहा है कि ये शायद सही भी है, क्योंकि इस व्यवस्था ने पूरे भारतवर्ष की एकता के समय पे हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और जरूरी है कि हमारी समझ, आपकी समझ बिल्कुल भी इस बारे में निष्पक्ष हो और कहीं न कहीं इस ऐसी व्यवस्था जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा हो, तो जो निश्चित रूप से आप हमें इसे खत्म करना चाहिए। और कोई न कोई रास्ते तलाशने चाहिए, जिससे हम इसे या तो खत्म कर सकें या धीरे-धीरे करके इसे कम किया जा सके। इस मार्ग में समस्याएँ क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, वो जानना, तभी तो हम जाति व्यवस्था को समाप्त कर पाएँगे। अतीत में हुए जाति बहिष्कार के जितने भी आंदोलन हुए, वे कितने सफल हुए हैं, उसका भी मूल्यांकन है, उसकी भी समझ है, जो हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे, समझेंगे। जनजातीय आंदोलन की विशेष समस्याएँ क्या हैं, वो भी हम जानेंगे, इसी अध्याय के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय, अध्याय 6, सांस्कृतिक विविधताओं की चुनौतियाँ। इस अध्याय में भारतीय समाज की असीम विविधता से उत्पन्न कठिन चुनौतियों के विषय में चर्चा की गई। इस अध्याय में इन मोर्चों पर हमारी कमजोरियां क्या रही है वो जानेंगे। विघटनकारी तत्वों से प्रभावित हुए बगैर हम इनका सामना कैसे करेंगे, इससे भी परिचित हों। अब जो अंतिम अध्याय है, अध्याय 7, परियोजनाओं के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसमें प्रयोगात्मक घटकों के विषय में चिंतन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। जितने भी आपने एक से एक पहली अध्याय से लेके छठी अध्याय तक आपने जिन विषयों अध्यायों के बारे में जो जानकारी हासिल की, वो लगभग उसमें क्रियाकलाप भी है, उसमें सैद्धांतिक बातें भी हैं। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अध्याय 7 जो है वो एक प्रयोगात्मक कार्य यानी क्रियाकलाप संबंधी कार्य से जुड़ा हुआ है कि कार्य जो तमाम पहली अध्याय से लेकर छठी अध्याय तक जो क्रियाकलाप है वो करेंगे कैसे? करने के तरीके क्या-क्या हैं? तो उससे संबंधित जो सुझाव है वो इस अध्याय में दिए गए, वो काफ़ी मदद करेंगे जब आप सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए क्लास रूम में या घर में किसी रूम में बंद करके हम इसे बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें फील्ड में जाना, तभी हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। तो ये जो सुझाव है, वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं ताकि हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र की बेहतर समझ विकसित कर पाएँ। शब्दावली अंत में जो इस पाठ्य पुस्तक के सबसे अंत में शब्दावली दिए गए हैं, ये जब आप पूरे पहली से लेके 7वीं अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे भी अ अ, जगह पर आप आएँगे जहाँ पे कोई शब्द संबंधी नासमझी आएगी, तो इस नासमझी को दूर करने के लिए आप इस शब्दावली वाला जो अंतिम भाग है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। अब तीसरा अध्याय जो है, इस पाठ के अध्याय को कुछ इकाइयों में बाँटा गया है।
ये इसलिए बाँटा गया ताकि हम ये समझ पाएँ कि प्रत्येक अध्याय परस्पर एक दूसरे अध्याय से भी संगतता रखती है। तो अब ये जानेंगे कैसे है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इस पाठ्यपुस्तक में लगभग 5 इकाइयाँ बनाई गई हैं, जो आपके 7 अध्याय हैं, उन्हीं से लेकर। तो शीर्षक है पहला इकाई, आप देख पा रहे हैं, भारतीय समाज की संरचना। इसे देखेंगे कि इस इकाई को जानने और समझने के लिए आपको अध्याय 1 पढ़ना पड़ेगा, अध्याय 4 जाना पड़ेगा, अध्याय 6 भी जाना पड़ेगा आपको, अध्याय 2 भी जाना पड़ेगा आपको। तो ये कहने का तात्पर्य कि अगर ये शीर्षक जो आप देख पा रहे हैं, इकाई 1 का भारतीय समाज की संरचना, इसे जानने के लिए आपको पहला, दूसरा, चौथा और छठा अध्याय भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप भारतीय समाज की संरचना को बृहद रूप से समझ पाएँगे और कहीं न कहीं जो तीसरा उद्देश्य जो हमने आपको बताए थे पूर्व में, वो भी पूरा होगा। इसी प्रकार अगर दूसरी इकाई देखें, सामाजिक संस्थाएँ, निरंतरता, परिवर्तन, तो इसे जानने के लिए हमें किन-किन अध्यायों की मदद लेनी पड़ेगी। तो अध्याय 3 है, अध्याय 4 है, अध्याय 5 है, आपको इन अध्यायों में जाना पड़ेगा। इनके अनुभागों को पढ़ना पड़ेगा। जो अनुभाग लिखे हैं जैसे 3.3 यानी कि तीसरा अध्याय का तीसरा अनुभाग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर परिवार और नातेदारी पढ़ना है तो आपको 5.3 का मतलब हो गया अध्याय 5 और अनुभाग 3, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तभी आप सामाजिक संस्थाएँ, निरंतरता और परिवर्तन को बेहतर समझ पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं सामाजिक संस्थाएँ परिवार से संबंधित है, नातेदारी से संबंधित है, जाति व्यवस्था से संबंधित है, जनजातीय व्यवस्था से संबंधित है, समाज से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि बाज़ार भी एक सामाजिक संस्था है। अब अगली इकाई में जाते हैं। अगली इकाई तीसरी इकाई है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसके लिए आपको किन-किन अध्यायों की मदद लेनी पड़ेगी? तो अध्याय 5 है, 5 के 2 अनुभाग हैं, 1-2 है। अध्याय 3 में भी जाना पड़ेगा, आपको अध्याय 6 की भी मदद लेनी पड़ेगी। उन अध्यायों, उनके अनुभागों की मदद लेकर आप सामाजिक विषमता, बहिष्कार के स्वरूप को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। इकाई 4, विविधता में एकता की चुनौती। इसके लिए आपको अध्याय 5, अध्याय 6, इन 2 मुख्य रूप से अध्यायों की मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो 2, 5 और 6, 2 अध्याय, इनके जो अनुभाग हैं उनको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अध्याय 5 परियोजना कार्य, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अध्याय 7 है पूरी तरह से। अब ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने तीनों उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ लिया। तो आज के इस सत्र में जो आपने जो समझा है, जो पहला कौशल विकसित हुआ है, ऐसा मैं परिकल्पना करता हूँ कि ऐसा ऐसा विकसित हो गया होगा। हम पुस्तक के मार्गदर्शक सिद्धांतों और लक्ष्यों से परिचित हुए होंगे, निश्चित रूप से। दूसरा कौशल कि हमने पुस्तक को संपूर्णता में समझ लिया होगा। तीसरा कौशल कि हमने जाना कि अध्याय किस प्रकार एक दूसरे अध्याय से भी संगतता रखती है। हमने आज के सत्र के अंतिम चरण में हैं और इस चरण में हम मूल्यांकन संबंधी आपके समक्ष 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा अपनाए गए समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के लक्ष्य कौन-कौन से हैं, उन्हें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखें कि पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज के अध्याय किस प्रकार एक दूसरे अध्यायों से संगतता रखती है। ये दोनों ही प्रश्नों की शब्द सीमा 200 शब्द मैंने रखे हैं। बहुत लंबा भी नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि 2 पन्ने में आप दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग-अलग करके आप लिख सकते हैं और आप प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आपके पास एक प्रश्न ये बनेगा कि आप इसे चेक कैसे कराएँगे? तो इसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था कर रखी है। इस स्लाइड के नीचे आप देख पा रहे हैं, मेरे नाम के जस्ट नीचे में एक फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर है और ठीक उसके नीचे ईमेल आईडी है। आप दोनों में से किसी भी एक माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपने लिखे हुए उत्तर आप मुझे भेज सकते हैं और मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपको यथाशीघ्र आपको जवाब मैं दे पाऊँ और आपको संतुष्ट कर पाऊँ। इस दौरान अगर आपको कोई असुविधा है या फिर समझने में कोई परेशानी आई हो तो आप निश्चित रूप से
इसके साथ-साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ, तो उनमें आपके सुझावों को भी लेकर मैं चलूँ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय।